स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो सेकंड टेस्ट है उसका दूसरा दिन आज समाप्त हुआ। हम ये कयास लगाते बैठे थे कि इंडिया आज जब खेलने उतरेगा तो 400 450 रन तो यूं ही बना देंगे। लेकिन जैसे ही इनिंग की शुरुआत हुई हमने देखा के राहुल ने जहाँ से छोड़ा था वैसे ही शुरुआत की और पहला बॉल ही उन्होंने 2 रन के लिए मार दिया। तो सेकंड गेंद जब वो आउट हुए तो ऐसा उनका शॉट बढ़िया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाथ में चला गया कवर के फील्डर। और उसके बाद तो फिर रहाणे का जो अभी तक चल रहा है मामला वो तो आगे बढ़ता ही रहा है। उनकी होती रहेंगी क्योंकि जब जब वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे उन पे चर्चा जरूर होगी। तो आज भी होने वाली है। और उसके बाद फिर आते हैं ऋषभ पंत और जडेजा। उन्होंने थोड़ी 50 रन की पार्टनरशिप मारी, शायद 49 रन की। तो उसके बदौलत इंडिया थोड़ा यहाँ तक 370, 364। सॉरी 364 364 रन बना पाया। तो इन दोनों के बदौलत थी। और उसके बाद जब इंग्लैंड आई बैटिंग करने तो उन्होंने अच्छी शुरुआत किया लेकिन एंड तक जाते जाते उनका स्कोर था 119 पर 3 विकेट। और जो रूट जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज है उनके अभी भी टिके हुए हैं और उनके साथ है जॉनी बेस्टो। सिराज ने भले ही शुरुआत में 2 विकेट बैक टू बैक ले लिए हो लेकिन फिर भी इंग्लैंड अभी ठीक ठाक स्थिति में है। फिर भी इंडिया को चांस है कि वो कल आए। और अगर उन्होंने इंग्लैंड को जल्दी निपटा दिया, अगर शायद आपको एक विकेट मिल गया जो रूट का, तो आपके पास वो चांस है कि आप जल्दी से मतलब इंग्लैंड की बैटिंग को रन आउट करके मतलब आप आगे जा सकते हैं इस मुकाबले में। लेकिन सिराज ने भले ही 2 विकेट ले लिए लेकिन उन्होंने 2 रिव्यूज भी गवाए हैं। तो सेकंड रिव्यू तो ऑलमोस्ट ऋषभ पंत ने मना कर दिया था, फिर भी विराट कोहली ने सिराज की मतलब मन की शांति के लिए लगता है मुझे उन्होंने ले लिया रिव्यू। तो अब शायद पहले रहता था डीआरएस का पूरा नाम धोनी रिव्यू सिस्टम, अब तो शायद इस मैच के बाद बन गया डोंट रिव्यू सिराज। जी, आपने बिल्कुल सही है कि सिराज का एक मैं स्टैट देख रहा था रिव्यू का। उनके जो रिव्यूज है वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही गंदे रिव्यूज मतलब उन्होंने लिए हैं। मैं कुछ देख रहा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, पर उनके शायद 10 रिव्यू थे और 10 में से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल रहा है और दो जो अंपायर स्कोर रहे हैं और 7 अनसक्सेसफुल रिव्यूज रहे हैं। तो हमें फिर यहाँ से भाई लगता है उनका कि जी। उनका जोश ही इतना रहता था कि ऐसा लगता है भाई अगला बंदा आउट है, आप नई रिव्यू लोगे तो फिर आपका नुकसान है ऐसा लगता है। और लास्ट में तो जानियो बेस्टो को ऐसा सेम हुआ, वो तो सेलिब्रेट भी करने लग गए थे, उन्होंने कर भी दिया, सब हो गया। फिर पता चला अंपायर ने ना आउट दिया ना जोनी बेस्टो वहां से हिले। और विराट कोहली ने तो फिर देखा भी नहीं रिव्यू के लिए क्योंकि उनको उन्होंने पहले ही 2 रिव्यू उनके लिए गवा चुके थे। जी हाँ, अगर हम शुरुआत से बात करें कि आज का दिन का खेल किस तरीके से हुआ, तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमें लग रहा था कि मतलब 276 पे 3 थी इंडिया, है ना। तो हमें लग रहा था कि जी। आज 400 रन तो इजीली इंडिया मार देंगे क्योंकि 7 विकेट हाथ में थे। रहाणे खेल रहे थे, उसी के साथ केएल राहुल खेल रहे थे 125 रनों पे। और उसके बाद हमें लगा कि फिर जो केएल राहुल है वो आज एक लंबी पारी खेलेंगे। जो उन्होंने बहुत सारा परिश्रम दिखाया था फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे वो और आगे बढ़ाएंगे। पर वो उनका भी विकेट जल्दी गया। रहाणे अपनी पहली बॉल पे आउट हो गए। और उसके बाद फिर ऋषभ पंत जडेजा दोनों ने संभाला। ऋषभ पंत से भी थोड़ा मैं मतलब खुश भी नहीं हूँ और नाखुश भी नहीं हूँ, पर क्योंकि ऋषभ पंत की वो जिम्मेदारी थी कि उनको अब स्टार्ट मिल गया था तो एक उससे बड़ी पारी में कन्वर्ट करना चाहिए था उन्हें। कम से कम 70-80 रन बनाते थे तो इंडिया इजीली 450 के आसपास रहता था। पर फिर भी वो उनके शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उनका कुछ फीट मूवमेंट कुछ हुई भी नहीं थी जिस बॉल पे वो मार्कआउट की बॉल पे आउट हुए थे। तो काफी मुझे तो मतलब अच्छा मेरे हिसाब से ऐसा शायद वो मारकुट को अच्छे से खेल सकते थे और उसके बाद वाले और मोइन अली डाल रहे थे उनके साथ कॉम्बिनेशन में मारकुट के। तो उन्होंने शायद मोइन अली को ज्यादा चांस ले सकते थे क्योंकि उनका स्पिनर के खिलाफ गेम हमने देखा ही है। शायद वो बहुत बढ़िया रहता उनके लिए। शॉट भी खेलना है तो भाई स्पिनर के खिलाफ खेल ले। और वो मुझे पता है कि 2-3 छक्के तो मार ही देते उनको। लेकिन उन्होंने मतलब थोड़ी गड़बड़ कर दी मुझे लगता है वहाँ, मतलब ज्यादा
जी हाँ, उसके मतलब वो भावनाओं में बह गए वो। मार्कवुड को उन्होंने पहले ही 2-3 अच्छे शॉट मार चुके थे। पर जब मेरे जी को हाँ वही। मैं मेरी मतलब खुद का एक फीलिंग बताता हूँ कि जो 5th बॉल डाली थी मार्कवुड ने, तब एक स्टैट मतलब हमें वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, जो स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन रहती है, उस पे दिखाई दे रहा था कि मार्कवुड की स्पीड वो 5th बॉल पे 90.55 माइल्स पर आवर की स्पीड थी। और मुझे तभी लगा कि ऋषभ पंत ने अपनी नेक्स्ट बॉल पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बॉलर बहुत फास्ट बॉल डालता है और जब वो स्क्रीन पे देखता है ना अपनी स्पीड को, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट बॉल में बहुत ही ज्यादा स्पीड रहती है। और अगली बॉल में उसी तरीके से हुआ। ऋषभ पंत पूरी तरीके से पेस पे बीट हुए थे। ये बॉल इतनी तेजी से आई थी वो कि उनका बल्ला पूरी तरीके से घूमने का ही था, और वो कट लग के बॉल पास भी हो गई थी। और तब मुझे मतलब मैं वही सोच रहा था कि ऋषभ पंत ने इस पे अटैक नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने उसी बॉल पे अटैक किया और पेस से बीट हो गए और वो अपनी विकेट गवा दी। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की कोशिश की। उन्होंने भी अच्छे 48 या 49 रन थे ना, रविंद्र जडेजा 40 रन। 40 रन के आसपास थे, तो उन्होंने भी थोड़ा मतलब 20-25 रन और ऐड किए ऋषभ पंत के जाने के बाद। पर फिर भी हम और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे रविंद्र जडेजा से, पर फिर भी उनके साथ कोई टिके नहीं रहा ज्यादा देर तक। शमी आए, शमी भी अपनी विकेट देकर चले गए, ईशांत शर्मा की विकेट गई, बुमराह की विकेट गई, मुझे फिर तो आखिरी लगता में है उनकी विकेट चली गई। रविंद्र जडेजा का एक मतलब पिछले बार तो रविंद्र जडेजा का शतक भी हो सकता था जिस प्रकार वो खेल रहे थे। जडेजा को देख के ऐसा लग रहा था पिछले बार कि वो शतक भी मार सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, जब आप टेलेंडर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपका मतलब कहीं पे भी अगर उनको थोड़ा सा भी आपने एक दो बॉल दे दिए तो 2 बॉल में 2 विकेट भी जा सकते हैं, और आपका जो आपने सपने संजोए होते हैं सेंचुरी मारूंगा ये करूंगा वो क्लैश हो जाता है। उनके साथ तो बहुत बार हुआ है। जी हाँ, ऐसा हमने वॉशिंगटन के साथ भी देखा था कि वॉशिंगटन सुंदर थे और 4-5 बॉल में 3 विकेट चली गई थी। पर ऐसा टेलेंडर्स के साथ कभी भी हो सकता है, और उसी तरीके से हुआ। फिर आखिरी विकेट तो हालांकि रविंद्र जडेजा की गई, और उनको पता थी कि अगर मैंने अभी अटैक करा नहीं तो फिर ये 10वीं विकेट भी चली जाएंगी, और वो अटैक करने का और उनकी भी विकेट चली गई। पर फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि 364 एक बढ़िया टोटल है, और अभी भी इंडिया के पास चांस है कि मिनिमम 50 रन 50-70 रन की लीड ले सकती है, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड का स्कोर है वो 119 रन पे 3 है, और अभी भी इंडिया लगभग 245 रनों से आगे है। और अभी उन्हें सिर्फ एक मेन विकेट है जो रूट की। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, ये दो ही मुझे मतलब सबसे बढ़िया बैट्समैन लगे अभी तक इंग्लैंड की तरफ से। अगर इन दोनों की विकेट अगर इंडिया को जल्दी मिल जाती है, तो शायद जो हम 50-70 रनों की लीड की बात कर रहे हैं, वो 100-150 की भी हो सकती है। जी हाँ। और जो रूट सबसे मेन रहेंगे, अगर उनकी विकेट अगर मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और इंडिया को बहुत अच्छी खासी लीड मिल सकती है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा अजिंक्य रहाणे के बारे में। तो उनपे चर्चा चले आ रही है और चर्चा होती रहेंगी, क्योंकि इस बार भी मतलब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, के राहुल आउट होके जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ा समय ले सकते थे अपना, लेकिन पहले ही गेंद पे मतलब वो आउट हो जाना। सबसे बड़े मतलब मेन बात है सौरभ की, ठीक है, कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, पर जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे के डिसमिसल्स हो रहे हैं, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा फाइनल में कि वो एक थोड़ा इस तरीके से आउट हुए जिस तरीके से कोई सोच ही सकता है। वैगनर ने शॉर्ट बॉल डाली, उन्होंने एक शॉर्ट आर्म जैब जैसा कुछ शॉट मारा, और सीधे फील्डर वहीं पे एक अकेला फील्डर था, उसकी गोदी में वो कैच थमा बैठे। हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग में हड़बड़ी के चक्कर में वो रन आउट हो गए। यहाँ पे हमने देखा कि जो बॉल बहुत ही ज्यादा मतलब आउट स्विंग हो रही थी, और ऐसा भी नहीं कि वो चौथे पांचवें स्टंप पे थी, थोड़ी दूर थी वो बॉल, और उसको उन्होंने छेड़ के वो फर्स्ट स्लिप में आउट हो गए। तो इस तरीके से वो डिसमिसर हो रहे हैं उनके, जिसकी वजह से उनके ऊपर बात ज्यादा हो रही है। जी हाँ। लेकिन के राहुल बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट मानूंगा कि वो सीधा हाथ में चली गई गेंद। वरना आज वो जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वैसे शुरुआत करने वाले थे, बहुत बढ़िया शॉट था वो। जी हाँ, बिल्कुल। के राहुल से तो एक्सपेक्ट, पर देखिए अब बात ऐसी थी कि उनको पता थी कि अब मेरे नाम क्या के रन है, और उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस भी था। तो जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट खेला था, किसी दूसरे दिन शायद वो चौके के लिए इजीली चले जाता, पर उस टाइम पे वो सीधे मतलब ऑन द राइस उन्होंने शॉट खेला और सीधे प्लेयर के हाथ में चले गए। तो
अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे, और अब हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना काम कर चुके थे। पर काम करते। जिनको अपना काम करना चाहिए था, अजिंक्य रहाणे की बात करें या ऋषभ पंत का भी और जिम्मेदारी बनती थी कि वो और थोड़ा अपनी मतलब पारी को और थोड़ा लंबा बनाते थे और थोड़ा प्रयास करते थे ताकि इंडिया 400 तक तो भी पहुंच सकता था इजीली। और एक बार जब आराम से पहुंच सकता था, क्योंकि जी हाँ, मतलब जडेजा वहां पे सॉलिड दिख रहे थे, आपको बस थोड़ा और समय स्पेंड करना था, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब ट्राई कर लिया उस। जी हाँ, पर उनकी अब बहुत से लोग कहेंगे कि उनकी शैली वही है, और उनमें से मैं एक भी हूँ, क्योंकि हमें पता है कि वो उसी तरीके से खेलेंगे जिस जिस अब देखिए, जब ऋषभ पंत ने जिमी एंडरसन को रिवर्स लैप का चौका मारा था, तब अगर उनकी विकेट चली जाती तो लोग उन्हें जरूर क्रिटिसाइज करते थे। पर उस पर अगर चौका चले गया, अच्छा रिजल्ट आया, तो आज जब भी हम वो शॉट याद करते हैं तो उनकी तारीफ ही होती है। तो कभी कभी हम रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो जाते थे। अगर वो रिजल्ट हमारे फेवर में आया तो हम तारीफ करेंगे, और नहीं आया तो फिर हम उसका क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज को। पर कभी कभी जो फैक्ट है वो हमने मानना भी चाहिए। शमी भाई ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की लास्ट में, रोरी बंस का भी बहुत बढ़िया विकेट उन्होंने दिया। जो सेट बल्लेबाज लग रहे थे, 49 रन बनाकर खेल रहे थे, तो लास्ट में आकर उन्होंने डे खत्म होते होते एक बढ़िया विकेट ले लिया इंडिया की। जी, और जो लास्ट सेशन में जो 3 विकेट आए इंडिया के लिए, शायद जो उन्होंने मतलब इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जो थोड़ा मेसअप कर दिया था, मतलब खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी। शायद वो 3 विकेट की वजह से अब इंडिया डबल से वही पोजीशन पे आ गया मेरे हिसाब से, जिस पोजीशन पे वो सुबह था। क्योंकि अभी भी इंडिया के पास, अगर हम ठीक है हम बोल रहे हैं कि वो जल्दी मतलब उतने जल्दी वो ऑल आउट नहीं होनी चाहिए थी, 400 तक जाना चाहिए था, पर अभी भी इंडिया के पास 254 रन की लीड है, सॉरी 245 रन की लीड है। और 245 रन इंग्लैंड के लिए कतई इजी नहीं होंगे बनाना। और क्योंकि अब उनकी 3 विकेट चली गई है, अगर यहाँ से 1 घंटा के भी अगर उनका खेल खराब होता है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया का अगर आधे 1 घंटे का गेम खराब हो जाता है तो मैच हाथ से चले जाता है, तो उसी तरीके से शायद इंग्लैंड के लिए कल ये डिसाइसिव डे रहेगा। अगर इंग्लैंड कल बहुत बढ़िया गेम खेलती है तो शायद वो इस मैच में बने रहेंगी। पर अगर उनका गलती से आधा 1 घंटा खराब जाता है, 1-2 विकेट जल्दी चली जाती है कर शुरुआत में, तो फिर इंग्लैंड ये गेम में बहुत पीछे रह जाएंगी। जी हाँ, जिससे कह तीसरे डे को मूविंग डे कहते, तो हमें लगभग एक अंदाजा सा आ जाता है किस टीम का थोड़ा पर्दा भारी है और कौन जीत के कगार पर। तो वो तो कल पता चल ही जाएगा। और आज जिस तरीके से गेम मतलब चला है, तो ऐसा लगता है कि इंडिया फ्रेश होके आएगा। मतलब आज लास्ट में उनको विकेट भी मिल चुकी है, तो कल और ज्यादा एनर्जी के साथ वो आएंगे, और कल तो पूरा दिन है उनके पास उनका आउट करने के लिए। जी हाँ, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल लगभग 1 या 1.5 सेशन से ज्यादा वो इंग्लैंड टीम को और ज्यादा टिकने न दे। अगर 1.5 सेशन के अंदर इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट कर लेती है तो ये जाहिर सी बात है कि फिर इंडिया बहुत आगे रहेंगी इस गेम में, और उनके पास लगभग 100-150 रन की तो फिर लीड रह ही सकती है अगर वो उतने टाइम में इंग्लैंड को ऑल आउट कर लेती है। तो, तो इस प्रकार से कुछ आज दूसरे दिन का खेल चला। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल तीसरे दिन भी इंडिया काफी मजबूत तरीके से कमबैक करे। हालांकि सेकंड डे की एंडिंग में जाते जाते इंडिया ने काफी अच्छा कमबैक किया है, जो छोटा सा कमबैक था पर काफी अच्छा कमबैक किया था। और अभी भी इंडिया एक ड्राइविंग पोजीशन पे है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल इंडिया जल्दी से आके इंग्लैंड को ऑल आउट करे, और जो 50-100 रनों के जो लीड है, कम से कम उतनी लीड तो भी इंडिया के पास रहे ताकि इंडिया ड्राइविंग पोजीशन पे रहे ये गेम को चलाने के लिए। तो हम इसी नोट पे आज हमारे शो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, और साथ ही साथ बाकी के स्पोर्ट्स को कवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।